सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं वो क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, क्योंकि आप सभी के आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग स्तरीय लेवल पर जा चुका है। और आपकी ये जो क्लास है वो पॉलिटी की होने वाली थी, आपकी जो क्लास है पॉलिटी की होने वाली थी जहां तक मुझे लग रहा था। लेकिन हमारे एडिटर साहब आकाश महोदय ने आपकी क्लास की पीडीएफओ की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो कृपया करके 1 मिनट मुझे दीजिए जिससे कि मैं इस पीडीएफ को इंपोर्ट कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फटाफट बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है। जैसे मैं देख पा रहा हूं, हीना मलिक, अदिति साहू, आयुषी कुमारी, आयुषी यादव, ज्योति और जाट साहब, विपिन यादव, ठीक है, निशा, अक्षिता, दीक्षा, कपिल। ठीक है, काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। संध्या, निषाद। ठीक है, बढ़िया लगा भाई आप सभी को। मुस्कान कनौजिया, ठीक है, थैंक यू मुस्कान कनौजिया। ठीक है, पॉलिटी बिल्कुल खुशी। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करें, चलो ठीक है। तो भाई ये आपकी क्लास है जिसके अंतर्गत हम बात शुरू कर रहे हैं, और थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा कि आज हमारा टॉपिक क्या था। प्रियम्बल था। प्रियम्बल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले थे। प्रियम्बल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले थे। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रियम्बल, हेडिंग डाल लीजिए प्रियम्बल। हेडिंग डाल लीजिए प्रियम्बल। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो यहां पर था, और प्रियम्बल के बारे में हम काफी कुछ बातें कर रहे थे। इससे आगे की बात बताइए, यहां तक अगर आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सर आज आपको रोस्ट किया गया। अरे हाँ यार क्या बताऊं यार, बताओ है अनुराग किसने भाई, किसने कर दिया है? हमारे एरिया में मारता बड़ा बदमाश कौन है, ऐसा कह रहा है एक लड़का। ठीक है चलिए, ठीक है चलो चलो भाई, चलो 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 इसकी हम बात करते हैं। प्रियम्बल की बात कर रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में कल काफी कुछ चर्चाएं हो चुकी थी। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्लियरेंस आपको मिल चुका था, लेकिन अब बात करेंगे आखिरकार प्रियम्बल होती क्या है। व्हाट इज प्रियम्बल जो है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल, इसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज प्रियम्बल। भारत के संविधान की प्रस्तावना है क्या, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, धान की प्रस्तावना क्या है। क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ इंडिया, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ इंडिया, बल ऑफ इंडिया। आखिरकार भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है चलिए, ठीक है चलो चलो। आज 22 जनवरी है और मजे की बात यह है आज ही प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया गया था। तो मजे की बात देखिए कितनी तगड़ी बात है ये। ठीक है, कितनी तगड़ी बात है ये समझिए आप। ठीक है, अब फटाफट से आपको प्रियम्बल के बारे में बताते हैं। ये प्रियम्बल आपको देखने को मिल रही है इंग्लिश भाषा में। अगर आपको दिख रही है तो ये इंग्लिश भाषा की प्रियम्बल है। ये डिजाइन है बेटा। ये प्रियम्बल है आपकी हिंदी भाषा की, ये प्रियम्बल है आपकी हिंदी भाषा की। ये दोनों ही आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये प्रियम्बल आपकी हिंदी भाषा की है और ये दोनों ही आपको आज देखने को यहां मिल रही हैं। अब इसके ऊपर आप डिजाइन वगैरह भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डिजाइन इसमें कार्य कर रहे हैं। बात आई समझ में। व्हाट इज प्रियम्बल, ये था टॉपिक। व्हाट इज प्रियम्बल,
क्या है प्रस्तावना? ये आपको प्रस्तावना देखने को मिलती है, हिंदी भाषा में अलग और अंग्रेजी भाषा में अलग। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर बाबू क्या है कि इसके अंदर आपको ये समझना है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो यही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है वो यही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ द थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ एंड द अदर थिंग्स एंड that will ensure for every citizen, and on this date on 26th of November we will continue in the constitution and making this as a preamble of India। ठीक है, ऐसा कुछ इसके अंतर्गत बात जो है की गई है, ऐसा जो है इसके अंतर्गत कुछ बात जो है की गई है, इसको मैं पढ़ के भी बताऊंगा और इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, प्यार से। अभी तक तो मैंने तेज तेज बोला, अब पूरे प्रियम्बल की बात करते हैं। प्रियम्बल याद करने का बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा सा तरीका है, उसको भी हम देखते हैं। पहले आप समझिए प्रियम्बल है क्या, याद करने की बात बाद में होगी, पहले प्रियम्बल है क्या वो हम समझते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले है कि आखिरकार ये है क्या, यह है संविधान को समझने की कुंजी, यह संविधान को समझने की कुंजी है, यह है संविधान को समझने की कुंजी है, संविधान को समझने की, संविधान को समझने की कुंजी है। दिस इज की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये की है, की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। जिससे कि आप संविधान को समझ पाए, ये की है उसको समझने की, ठीक है जी हाँ। दूसरी बात यह है बाबू, वो भी ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई ऐसा किसने कहा था, क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा जाता है। देखो संविधान की शुरुआत में पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप संविधान को समझना चाहते हो तो आप इसकी प्रियम्बल को समझ लीजिए, आप संपूर्ण संविधान को समझ जाएंगे, ठीक है हाँ जी। अब उसी के तर्ज पर आपको संविधान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक तरह सर आपने एसएससी जीडी में भी सेम पढ़ाया है विपिन बेटा, पहली बात तो दोनों में पॉलिटी तो सेम ही होगी, और दूसरी बात उसमें मैंने एक डिफरेंट पैटर्न में पढ़ाया था और इसमें मैं एक डिफरेंट पैटर्न में पढ़ा रहा हूं एग्जाम की आवश्यकता के अनुसार। अब डेप्थ की जरूरत है तो डेप्थ मिल रही है आपको, अब गहरी बात चल रही है यहाँ पे। गहरी बात में समझिएगा, सबसे पहले इससे संबंधित कुछ प्रमुख मामले हैं, इससे संबंधित कुछ प्रमुख मामले हैं, उनको हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इससे संबंधित प्रमुख मामले देखने को मिलेंगे। Important verdicts related to the preamble of India. Important verdicts related to preamble of India. Preamble of India. तो इंपोर्टेंट वर्डिक्ट्स रिलेटेड टू प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भारत की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख केस, इसमें भारत की प्रस्तावना के नेचर को तय किया गया। आखिरकार भारत की प्रस्तावना क्या है, ठीक है। सबसे पहला मामला इसमें एनरी बेरूबारी का मामला होगा जो 1960 में आया, ठीक है। चलिए बताइए भाई। ठीक है बेटा, साधना क्लास का शुरुआत से देखिएगा, तब आपके सवाल नहीं रहेंगे। तो डाउट क्लास कब लोगी बेटा? झलक, आपका जो भी डाउट है पूछ लीजिए, आपका साथ के साथ डाउट हो जाएगा। संजीव बेटा क्या ही कहूं मैं आपको, कोई बात नहीं। आगे बढ़े बाबू, नोट कर लिया? प्रणाम भाई, प्रणाम अनुज, प्रणाम भाई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है मैटर। आपको एक केस देखने को मिलता है, 1960 का एक केस है, 1960 का केस है एनरी बेरूबारी मामला।
हेनरी बेरुवारी मामला, बेरुवारी मामला वर्सेस, ठीक है, भारत संघ लिखा जाएगा, पर चलिए ऐसे लिखिए, पहले भारत संघ लिखा जाएगा, पर आप पहले ऐसे ही समझिए क्या है हेनरी बेरुवारी मामला। आखिरकार हेनरी बेरुवारी मामला क्या है? हेनरी बेरुवारी मामला आखिरकार क्या है वो समझते हैं। ठीक है सर, बताइए बाबू। 1960 के अंदर एक मामला आता है जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का मूल भाव है। प्रस्तावना क्या संविधान का मूल भाव है? नहीं, नहीं है, सॉरी। ठीक है, आई जस्ट रिपीट दिस। ठीक है, चलिए बेटा किस चीज की बात कर रहे हैं आप? झलक, आपका जो डाउट है मैंने सुन लिया, 1854 उसमें ठीक है, कर लेना उसको। इसमें देखिएगा, इस मामले में कहा गया, इस मामले में कहा गया, इस मामले में कहा गया इस मामले में कहा गया एक बड़ा स्पेसिफिक सा मैटर कहा जाता है इस मामले के अंदर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैटर कहा गया कि प्रस्तावना प्रस्तावना केवल संविधान को समझने की कुंजी है, केवल संविधान को समझने की कुंजी है, केवल संविधान को समझने की कुंजी है, समझने की कुंजी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। प्रियम्बल is key to understand constitution, is key to understand constitution, understand constitution। ये केवल संविधान को समझने की एक कुंजी है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। नहीं बेटा, आप आत्मसंतुष्टि आप नहीं कर पाएंगे बेटा, साधना आप साधना करिए, इस पर ध्यान देना है, तो आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। समझिए बेटा, ठीक है, चलो। तो प्रियम्बल इज की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है वो संविधान को समझने की एक कुंजी है, ये बात इसमें स्पष्ट की गई। लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यह संविधान का मूल भाव, इसमें लेकिन यह भी था कि संविधान का मूल भाव या मूल आत्मा नहीं है। ये बात क्लियर थी कि ना तो ये मूल भाव है ना ये मूल आत्मा है ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अगला केस देखते हैं, जो अगला केस बाबू 1967 में होता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। यह था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस, पंजाब का केस जो था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस। तो जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का केस आपको यहां देखने को मिल रहा था, उसको बहुत प्यार से समझिएगा। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान को समझने की कुंजी तो है ही, ये प्रस्तावना संविधान को समझने की कुंजी तो है ही, संविधान को समझने की कुंजी तो है ही, कुंजी तो है ही, कुंजी तो है ही कि भैया प्रस्तावना जो संविधान को समझने की कुंजी है, और सिर्फ कुंजी नहीं है, कहा गया कि यह संविधान को समझने के साथ साथ संविधान की आत्मा भी है, पर भाग नहीं है। कहा गया कि संविधान की आत्मा है, आत्मा भी है, दिस इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये संविधान का मूल भाग नहीं है। कैसी आत्मा है? मूल आत्मा है, मूल आत्मा है, लेकिन यह संविधान का मूल भाग नहीं है। लेकिन यह कहा गया कि संविधान का मूल भाग नहीं है, मूल भाग नहीं है, नहीं, मूल आत्मा है। अब इस बात का बेटा मतलब समझिए, इस बात का मतलब क्या है कि यह मूल आत्मा है और उधर कह रहा है कि मूल भाग नहीं है। इस चीज में फर्क क्या पड़ा कि मैंने एक जगह कहा कि संविधान की मूल आत्मा है, दूसरी जगह कहा कि संविधान का यह मूल भाग नहीं है। नो मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्या इसमें परिवर्तन, क्या इसमें फर्क पड़ता है। अगर मैं कहता हूं कि संविधान की मूल आत्मा है,
तो इसका मतलब है कि हम प्रस्तावना को संविधान से अलग नहीं रख सकते। अगर ये स्टेटमेंट मैं ना दूं तो देखो, मान के चलिए जैसे संविधान होता है, लाइक आपके पास संविधान होता है, मैं संविधान के बारे में बात करता हूं। मान के चलिए जैसे ये भारत के संविधान की एक जो है हैंडबुक है, ये भारत के संविधान की क्या एक हैंडबुक है, ठीक है, जिसमें भारत के संविधान को दर्शाया गया है। तो जैसे इस भारत के संविधान की बुक को अगर मैं देखूं, इस पे भारत का संविधान लिखा भी हुआ है, तो इसका जो पहला पेज होगा, इसका जो पहला पेज होगा, उसके ऊपर प्रियम्बल जो है वो आपकी प्रतिबिंबित की जाती है। इसके ऊपर जो प्रियम्बल है वो प्रतिबंधित की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, प्रियम्बल इसके अंदर रखी जाती है, ठीक है, जो कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। इसमें ना शुरुआत में इसके डिटेलिंग वगैरह दी हुई है, उसके बाद इसमें प्रियम्बल वगैरह का जो जिक्र है वो दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इसमें एक डिजाइन दिया जाएगा, ऐसा एक डिजाइन दिया जाएगा, और डिजाइन के बाद इसमें दिया जाएगा ये प्रियम्बल, यह भारत के संविधान की प्रियम्बल। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको देखने को मिलता है पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा पर्सपेक्टिव। तो अगर ये मूल आत्मा ना होती, अगर ये मूल आत्मा नहीं होती, इन दैट केस वो कहीं पर भी रखी जाए, साथ में रखे ना रखे, डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, याद रखना। अगर ये मूल आत्मा ना हो तो इसको संविधान के साथ शामिल करना, यदि यह मूल आत्मा है, यदि यह मूल आत्मा है, मूल आत्मा है, तब इसे आप संविधान से पृथक नहीं कर सकते। आत्मा है तब प्रस्तावना संविधान से, प्रस्तावना संविधान से पृथक नहीं हो सकती है, प्रस्तावना संविधान से पृथक नहीं हो सकती, पृथक नहीं हो सकती। प्रस्तावना जो है वो संविधान से पृथक नहीं हो सकती। प्रियम्बल कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है बाबू ये, यानी आप प्रियम्बल को संविधान से अलग नहीं कर सकते। यह है बीइंग ए फंडामेंटल सोल, इसकी फंडामेंटल सोल है, मूल भाग नहीं है, ठीक है। अब बात के मूल भाव होने का मतलब क्या होगा वो अगले पेज पर आप समझेंगे, ठीक है। की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो यही होगा, है ना। अब नेक्स्ट केस होता है आपका 1973 में, अगला केस 1973 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखें, जी हाँ, एक बच्चे कह रहे सर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 32 है। बेटा सुनो, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई जो है अगर मैं करूं कि पसंदीदा खाना, मेरा पसंदीदा खाना साधारण खाना है, हो सकता है किसी और का साधारण खाना ना हो, ठीक है। पसंदीदा खाना जो मैंने कह दिया साधारण खाना है, तो हो सकता है आपका वो मलाई चाप हो सकता है आपका शाही पनीर हो, तो डिफरेंट हो सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है, बाकी बहुत सारे लोगों का कहना है संविधान की मूल आत्मा प्रियम्बल है, कुछ कहते हैं संविधान की मूल आत्मा संविधान का भाग 3 है, संविधान का भाग 4 है, ये सब चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब अगला केस आपको देखने को मिलता है 1973 में, एक और केस हुआ जिसको कहा जाता है, ठीक है, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती वर्सेस केरल केस, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राष्ट्रवाद, केरल राष्ट्रवाद, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ केशवानंद भारती। ये अब तक भारत के अंदर लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा केस है, ये समझिएगा, केशवानंद भारती का केस, केशवानंद भारती केस। तो जो केशवानंद भारती का केस है, इसमें हम चर्चा करते हैं आखिरकार यह है क्या। इस केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान की, इसमें कहा गया संविधान की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है यह मूल आत्मा तो है ही,
प्रस्तावना मूल आत्मा तो है ही, साथ में प्रस्तावना मूल भाव भी है, साथ में प्रस्तावना मूल भाव भी है। साथ में जो प्रस्तावना है बाबू, वो मूल भाव भी है, वो मूल भाव भी है, ठीक है। और मूल भाग, एक्चुअली मूल भाग भी है, मूल भाग भी है। तो इसमें दोनों बातें कही गई कि प्रियम्बल इज फंडामेंटल सोल, प्रियम्बल इज फंडामेंटल सोल, मेंटल सोल, एंड द प्रियम्बल इज फंडामेंटल पार्ट। ये भी कहा गया प्रियम्बल इज फंडामेंटल पार्ट, प्रियम्बल इज फंडामेंटल पार्ट, मेंटल पार्ट। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर क्लियर कर दी गई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा बेंच केस में था, हाँ जी, सबसे बड़ा जो बेंच था वो इसी केस में था, और इसमें अब तक का सबसे बड़ी बेंच बैठी है जजों की, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी, 13 जजेस बेंच इसमें बैठी थी, जजेस बेंच इसमें बैठी थी, 13 जजेस बेंच इसमें बैठी थी, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी, याद रखेंगे, हाँ जी। और जो 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी वो अब तक सर्वश्रेष्ठ थी, अब तक सर्वाधिक थी, अब तक सर्वाधिक बड़ी बेंच आपको यही देखने को मिली है, ठीक है। चलो अब बहुत क्लियर सी बात आपके सामने आई। अब सर बात आती है कि चलो मूल आत्मा होना का मतलब है कि हम इसको इससे जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से अगर आप प्रस्तावना निकाल लेंगे तो संविधान का कोई महत्व नहीं बचेगा, सही समझ में। अब उसी का मतलब क्या है कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाव है, इस बात का क्या तात्पर्य है। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो उसका मूल भाव होना जरूरी है, उसका मूल भाव होना जरूरी है, जरूरी है कि वो मूल भाव इसमें हो, जरूरी है कि वो मूल भाव इसमें हो, ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान का मूल भाव होना चाहिए, ये इसके अंतर्गत बात कही गई है। ऐसा होने से यह स्पष्ट हो जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा होने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है, कि प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। वो तो आप प्रस्तावना के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये बात यहां पे कही गई, ठीक है। अमेंडमेंट इन प्रियम्बल इज पॉसिबल, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल इज पॉसिबल, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल इज पॉसिबल, यानी कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन संभव है, प्रस्तावना में संशोधन संभव है, प्रस्तावना में संशोधन संभव है, ठीक है। ये बात बच्चों यहां पर कही गई है कि प्रस्तावना के अंदर अगर संशोधन होगा तो वो संभव होगा, ऐसा यहां पर कहा गया है, ठीक है। चलिए अगर आप इस बात को भी समझ जाएं, इसमें एक बात और स्पष्ट की कि सर अगर प्रस्तावना में परिवर्तन हो जाएगा तो सर ऐसे तो ये होगा कि भाई प्रस्तावना को तो कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है। अब मान के चलो कि कल को मेरी सरकार बन जाए, ठीक है, जीत राणा गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब जीत राणा क्या करते हैं कि प्रस्तावना के अंदर लिखते हैं कि जो राणा है, राणा जैसे हम हैं, कि भाई राणा जो है इनको आपको मानना पड़ेगा, प्रेस्टिजियस मानना पड़ेगा, ये कुछ काम करे ना करे, 2 दहले का काम नहीं करें फिर भी मानोगे तुम, ठीक है। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है ये, ठीक है, संभव नहीं है ये, क्योंकि राणा अच्छे लोग होते हैं मैं अपनी बात कर रहा हूं बस, हाँ मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, तो हाँ मैं अच्छा आदमी हूं, बाकी मुझे नहीं पता भैया, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत बात क्या हुई, तो सर ऐसे तो मूड खराब हो जाएगा, लगा हाँ जी। तो इसके लिए केशवानंद भारती मामले में भी ये कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, परंतु वो संशोधन नहीं हो सकता जिससे उसका मूल भाव खराब हो जाए। इसमें यह कहा गया प्रस्तावना में संशोधन तो संभव है, प्रस्तावना में संशोधन संभव है,
परंतु ऐसा संशोधन नहीं, परंतु ऐसा संशोधन नहीं, परंतु ऐसा संशोधन नहीं जो इसके मूल भाव को परिवर्तित कर दे, जो इसके मूल भाव को, जो इसके मूल भाव को परिवर्तित कर दे। मूल भाव को परिवर्तित कर दे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है ये कौन है? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल। अब इसके अंतर्गत बहुत ध्यान से आप लिख लेंगे इस चीज को। प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड, अमेंडेड but its fundamental form, its fundamental form must not be distorted, इसका मूल भाव परिवर्तित ना हो। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये बात बच्चे इसके अंदर बात कही गई है। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या प्रस्तावना में से दोबारा से इंटीग्रिटी और सेक्युलरिज्म को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। प्रस्तावना के अंदर या किसी भी भाग में वो सभी संशोधन किए जा सकते हैं जो संविधान की शुरुआत में थे। ठीक है, याद रखना, किया जा सकता है। आप कटारा हैं? हाँ, बढ़िया। अब इसमें एक बात आती है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? फंडामेंटल फॉर्म का मतलब है एक ऐसा रूप जो संविधान निर्माताओं ने इसको दिया, वो होता है फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? क्वेश्चन आ सकता है, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को मूल आत्मा किसने कहा? संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? आत्मा किसने कहा? यह सवाल वो यहां पूछा गया कि किसने कहा कि फंडामेंटल सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। फंडामेंटल सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। फंडामेंटल मेंटल सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। इज प्रियम्बल। ठीक है, जो प्रियम्बल है वो फंडामेंटल सॉन्ग के अंतर्गत फंडामेंटल सोल है। कौन सी? फंडामेंटल सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। हाँ, ये बिल्कुल सही मैंने लिखा है। तो अब इसके अंतर्गत किसने कहा है बेटा, वो आप लिखेंगे ठाकुर भार्गवदास। आकाश, ठाकुर भार्गवदास, ठाकुर भार्गवदास, एम हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला, ठाकुर भार्गवदास एम हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला बड़े खास व्यक्ति हैं। ये दोनों के दोनों ही सीजेआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सीजेआई रह चुके हैं ये दोनों। और इसके अलावा केशवानंद भारती भी लिख सकते हैं और गोलकनाथ भी लिख सकते हैं। गोलकनाथ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, गोलकनाथ भी आप लिख सकते हैं, गोलकनाथ। और केशवानंद भारती भी लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी बताइए, फटाफट नोट कर लिया। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे भारत की प्रस्तावना जो है, इसके संबंधित कुछ और प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं, इसके प्रमुख शब्द, तो हेडिंग डालिए। भारत की संविधान की प्रस्तावना के मूल शब्द, ठीक है, चलिए भाई, भारत की संविधान की प्रस्तावना के मूल शब्द के प्रमुख शब्द, फंडामेंटल कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा, उन वर्ड्स की बात करते हैं। सम इंपोर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंडियन प्रियम्बल, सम इंपोर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंडियन प्रियम्बल, सम इंपोर्टेंट वर्ड्स, इंपोर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंडियन प्रियम्बल, प्रियम्बल, जो इंडियन प्रियम्बल होती है इसकी कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर आपने ना ये प्रस्तावना बेटा देखी, तो प्रस्तावना याद करने का तरीका बता रहा था मैं। तो सबसे पहले आपको लेकर याद रखना है, हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, पहले तो आपको यहां तक याद रखना है, बनाने के लिए, उसके बाद हमारे नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखने कि तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये वाली लाइन आपको बस इंपोर्टेंटली याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद तो आसान है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों की गरिमा व देश की एकता व अखंडता के सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 के अंतर्गत एततेव के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये है बाबू याद करने का, ठीक है, तरीका। तो मैंने बताया कि पहले आप यहां से यहां तक याद करो, इसके बाद इस वाली लाइन को याद करो, यहां तक याद करो, उसके बाद तो जो हिंट है वो मिलते चले जाएंगे। इंग्लिश वाला काफी आसान हो जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली एंड वी डिक्लेयर दैट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर और इट्स सिटीजन जस्टिस ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, तो वो काफी आसान हो जाता है आपके लिए, बट फिर भी आप यहां पर याद रख लेंगे, ठीक है। चलो, ठीक, क्लियर है। अरे ये वाला बोला नहीं जाता, मिति, मार्ग, शीर्षा, शुक्ला, सप्तमी, सत्वत, ये बोला नहीं जाता यार, इसको नहीं बोलते। खा गए आप, बता रहा हूं हम भाई, तो कभी मजे लेने की कोशिश करी लाडले, बेरा नहीं है कि हैं हम, चलो। अब बेटा एक और चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कृपया करके कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कृपया करके बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर आपको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एकता और अखंडता, ठीक है, ये सारे टर्म आपको समझने पड़ेंगे। यहां पे टर्म है आपके सॉवरन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, हाँ, सिर्फ ये आपको देखने को मिलेंगे, ये जो टर्म है ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बाबू। चलो, अब इसके अधीन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए, ये टर्म बेटा अपनी हेडिंग बना लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 हेडिंग बनाओ फटाफट से। अच्छा ये बताऊं, एक बच्चा कह रहा है सर, विकास सर के बारे में कमेंट कर रहा है लड़का। अच्छा बताओ, तुम्हें विकास सर बड़े लगते हैं उम्र में, ठीक है, उम्र में विकास सर बड़े लगते हैं या मैं बड़ा लगता हूं? विकास भाई बड़ा है या मैं बड़ा हूं, बताओ, ठीक है, फिर बताइए मुझे।
फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। जितने बच्चे देख रहे हैं तुम बताओ, ठीक है। तब तक मैं लिखता हूं इसको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो टर्म है पहला है प्रभुत्व संपन्न शब्द, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न शब्द, इसका मतलब होता है सॉवरन वर्ड। ठीक है चलिए। ठीक है, सेम लगते हैं। मैं बड़ा हूं, अच्छा। अच्छा विकास छोटा है, अच्छा। हाँ। ओह, तुम्हें किसने बताई ये बात कि विकास सर छोटे हैं? ये बात किसने बताई तुमको? हाँ मैं छोटा लगता हूँ, हाँ ये ठीक है। आप लगते हो बड़े, अच्छा। अच्छा मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लो। सॉवरन बोलते हैं इसको, सॉवरन। सॉवरन का मतलब होता है एक ऐसा देश या एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आंतरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार के डिसीजन एक आंतरिक देश के द्वारा लिए जाएं। ठीक है। हाँ, अब इसको समझना। जहां आंतरिक जहां व बाह्य आंतरिक व बाह्य दोनों निर्णय दोनों निर्णय आंतरिक व बाह्य दोनों निर्णय जहां आंतरिक व बाह्य दोनों निर्णय किसके द्वारा लिए जाए बाबू? आंतरिक निर्णय भी और बाह्य निर्णय भी, ये दोनों के दोनों निर्णय देश के द्वारा स्वयं लिए जाए, देश द्वारा लिए जाए। वेयर गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक, वेयर गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन वो होता है यहां पर। ठीक है, याद रखना। ठीक है चलो, हम लोगों को, अच्छा निहारिका लिख रही है, पूकी लिख रही है, अरे ये क्या बात हुई? ठीक है, जीत राणा सर पूकी, थैंक यू। पर यहाँ सुनो, आप मेरे ख्याल से आप ही बड़े हो। नहीं, मैं छोटा हूं उनकी उम्र के मुकाबले, ठीक है, उनसे मैं काफी छोटा हूं, काफी काफी छोटा हूं मैं। एक तो होता है छोटा, एक काफी छोटा। बट मैं स्पोर्ट्स में था तो शुरुआत से ही, तो इस वजह से मैं, मेरा जो डोल है, जो गात है, वो इस जैसा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब समझ जाइए बस, मतलब द बॉडी स्ट्रक्चर दैट हैव सम थिंग दैट यू कैन सी मी। ओके चलो, ओके ठीक है चलो, आगे बढ़ो भाई। और वो तो संपन्न हो गया। अब इसके बाद हम आगे टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट तगड़ा टर्म आपको देखने को मिलता है समाजवादी। ये समाजवादी मत लिखो, पहले आप ऐसा करो। इसके बाद लिखो लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। एक लोकतांत्रिक शब्द लिखिए, लोकतांत्रिक शब्द लिखिए, लोकतांत्रिक शब्द लिखिए, गणतंत्र शब्द लिखिए, गणतंत्र शब्द लिखिए। ये तीन शब्द आप पहले लिखेंगे। ठीक है चलिए। पढ़ाते हुए मुझे ज्यादा टाइम हो गया, पढ़ाते हुए। हाँ, हाँ पढ़ाते हुए मुझे टाइम हो गया, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। बेटा लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। और गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक। लोकतांत्रिक की अगर मैं बात करूं, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं, ठीक है चलिए, इसका मतलब है जहां देश में शासक या नेता का चयन जनता के द्वारा जनता के द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से जनता के द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से। ठीक है, मतलब जहां देश में शासक या नेता का चयन जनता के द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुनाव द्वारा कराया जाए, चुनाव द्वारा कराया जाए। ठीक है चलिए,
ठीक है, चलो चलो नोट करिए इसमें, इस चीज को आप नोट कर दीजिए। व्हेन लीडर इज selected by peoples या choosed by peoples in free and fair election manner ठीक है, याद रखिएगा। जी हाँ, ठीक है, अगर जीएस से लगे डर तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना जीत राणा सर, अनुराग ठाकुर। वाह जी वाह, आपने तो सिस्टम हैंग कर दिया सर। क्या सर, 5 ही तो साल हुए बेटा। जब मैंने पहला बैच लिया था वो पीसीएस का लिया था, पढ़ाया था, पहला पीसीएस का बैच पढ़ाया मैंने, ठीक है। यहां पर जो लास्ट पीसीएस का बैच आया था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो मैंने ही कंप्लीट किया है। लिखे मेरे ले रहे हो लाडले, मेरा नहीं है गे। चलो, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है दरअसल कि जैसे रिपब्लिक है हमारा नेशन, लाइक आवर कंट्री इज रिपब्लिक, एंड व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है रिपब्लिक होने का कि भारत के अंतर्गत जो भी नेता होगा उसका जो चयन होगा, नेता का जो चयन होगा वो किस प्रक्रिया के आधार पर होगा? सर, नेता का जिस प्रकार से चयन होगा वो वंशानुगत नहीं हो सकता, वंशानुगत नहीं हो सकता। नेता का चयन वंशानुगत नहीं होगा। नेता का चयन वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। यानी द अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर मस्ट नॉट बी हेरिडिटरी, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म, द अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर, ठीक है, मस्ट नॉट हेरिडिटरी, यानी वंशानुगत, वंश के आधार पर जहां शासन ना चले, ठीक है। चलिए, क्लियर? जी हाँ, समझ में आई बात? चलिए फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट करा आपने? अगर नोट हो जाए तो फटाफट बता दो, नोट हो जाए तो फटाफट बता दो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, धुआंधार तरीके से। इसके बाद ना संविधान की प्रस्तावना में कुछ संशोधन किए गए हैं, वो हमें देखने होंगे। संविधान की प्रस्तावना में कुछ संशोधन है जो हमें देखने होंगे। सर पॉलिटी, अरे ऐसा करो यार, पॉलिटी के नोट्स की ही तुम्हारी पार्किंग लगाता हूं, रुक जाओ। आगे आने वाली 10 मिनट में, ठीक है, आगे आने वाली 10 मिनट में आपके पॉलिटी के नोट्स आपके बैच में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। बस आर पार की है, ठीक है, आर पार के सिस्टम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसके अंदर है प्रस्तावना में परिवर्तन, प्रस्तावना में संशोधन लिखिए, संशोधन। बेटा प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा संशोधन नहीं हुआ है, वर्डिंग चेंज हुई है, कोई नया प्रोविजनल ऐड नहीं हुआ है, प्रोविजनल ऐड नहीं हुआ है। तो अमेंडमेंट इन प्रियम्बल अगर मैं देखूं, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, वो देखिएगा। तो प्रस्तावना में जो प्रियम्बल में चेंज हुआ है, ठीक है, वो समझिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। नहीं बाबू, मेरे कहीं पर भी अगर मैं जुड़ा हूं तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है, सीधा मुझे कॉल आता है कि सर कृपया आप यहां आके क्लास ले लो, ठीक है। उससे पहले मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। लाल, यहां देख लो। अब इसके अंतर्गत क्या है बाबू? प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, 42nd संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसकी बात करते हैं। तो अब जो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 1976 आपको देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत बताया गया 3 नए शब्दों को संविधान में जोड़ दिया गया,
3 नए शब्दों को संविधान में जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया। तीन नए शब्दों को संविधान में जोड़ दिया, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। ठीक है। 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। 3 न्यू वर्ड्स आर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। 3 words added to constitution. 3 words added to constitution are preamble, added to preamble. प्रियम्बल के अंदर 3 शब्द बाबू यहां पर जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी और अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, चलिए इसका मतलब है समाजवादी, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, अखंडता, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष। अब इन तीनों ही शब्दों का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब होता है सोशलिस्ट, इसका मतलब होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल, और इसका मतलब होता है बेटा रिलीजियन, इसका मतलब होता है सेक्युलर। सेक्युलर। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां सरकार का दायित्व समाज की भलाई करना हो, जहां सरकार का दायित्व समाज की भलाई करना हो, जहां सरकार का दायित्व, जहां सरकार का दायित्व, जहां सरकार का दायित्व, जहां सरकार का दायित्व समाज की भलाई करना हो, की भलाई करना हो, सरकार का दायित्व समाज की भलाई करना हो। ठीक है, सरकार का दायित्व क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू इज सोशल वेलफेयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज सोशल वेलफेयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, responsibility of government is to, responsibility of government is to welfare of state, welfare of state, welfare of state, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इंटीग्रल की बात करूं, जहां देश के और टुकड़े ना किए जा सके, जहां देश के अन्य टुकड़े ना किए जा सके, जहां देश के अन्य टुकड़े ना किए जा सके, अन्य टुकड़े ना हो सके, टुकड़े न हो, जहां देश के अन्य टुकड़े ना हो, वेयर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एनी पार्ट, ऑफ एनी पार्ट फ्रॉम नेशन इज इम्पॉसिबल, फ्रॉम नेशन इजंट पॉसिबल, इजंट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज यहां देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है? पथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है बेटा? इसको बहुत समझना। कई बार पथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, मतलब टीचर कहते हैं कि बेटा पथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, जबकि ये गलत है। ठीक है, जबकि ये गलत है। पथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में फर्क है। हाँ, एक दूसरे से रिलेटेड है, वो बात अच्छी है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क के आसपास का फर्क तो है ही। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, अब बात को समझिएगा। पंथ निरपेक्ष का और धर्म निरपेक्ष में डिफरेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है जहां देश का कोई निर्धारित, जहां देश का कोई निर्धारित धर्म, वर्ग, वंश, ठीक है, वंश, जाति इत्यादि ना हो, न हो। ठीक है, न हो। जहां पे मतलब देश का क्या होता है, जहां देश का
कोई निर्धारित धर्म ना हो, कोई निर्धारित वर्ग ना हो, कोई निर्धारित धर्म ना हो, वर्ग ना हो, वंश ना हो, जाति ना हो, मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। जहां देश के अंदर गुटबंदी ना हो, गुटबंदी यानी एक होता औपचारिक गुटबंदी, मतलब होता क्या है, जैसे मान के चलो कि जैसे मैं अपने घर के आसपास की बताता हूँ, जैसे मैं हूं, मेरे कजिन्स वगैरह हैं, मैं मेरे कजिन्स, तो हम सबकी जो हाइट है वो 6'2", 6'1" ऐसे है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम फिर ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी फैमिली के अंदर या पूरे देश के अंदर फिर सब 6 फुट के, ये नहीं, हम ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब इंडिया ये नहीं कह सकता कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जाति के लोग रहते हैं, या इंडिया की जाति क्या है। तो भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई वर्ग नहीं है, भारत का कोई गुट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। सेक्युलर के लिए टर्म होता है पंथ निरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म की अगर मैं बात करूं, धर्मनिरपेक्ष की अगर मैं बात करूं, अलग टर्म होगा धर्मनिरपेक्ष का। धर्मनिरपेक्ष का टर्म ही अलग है, इसको बोलते हैं रिलीजियस सेक्युलर, उसको बोलते हैं बाबू रिलीजियस सेक्युलर, उसको बोलते हैं रिलीजियस सेक्युलर। तो जो रिलीजियस सेक्युलर टर्म होता है, इसका मतलब होता है जिस देश का कोई विशेष धर्म ना हो, जिस देश का कोई विशेष धर्म ना हो, जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, विशेष धर्म ना हो, धर्म नहीं हो, नहीं, ठीक है, याद रखना। तो वो होता है आपका क्या, देर इज नो सर्टेन रिलीजन, नो सर्टेन रिलीजन, कोई सर्टेन रिलीजन ना हो, तो वो चीज यहां पर आती है। क्लियर बात। हाँ, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, एक चीज में ना बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, हालांकि बच्चों को नहीं होना चाहिए कंफ्यूज, पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है, इसमें कोई गलती थोड़ी है उनकी। दो चीजें लिख रहा हूं, लाइन को समझना और तब उसके ऊपर आप अपना जो है अपना मत बनाना, उसके बाद आप अपनी मत बनाना, ठीक है। मैंने आपके लिए लिखा जिस देश में सभी धर्मों को माना जाए, ठीक है। सेक्युलर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पथ निरपेक्ष बोलते हैं बेटा, पथ निरपेक्ष, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो। क्या हुआ अनुराग, क्या मैटर है उससे, अरे क्या मैटर है उससे, यहां देखो आप, ठीक है। प्रीत 6 बाबू, आगे बढ़ो। अब मेरी बात को समझो, यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आपके सामने 2 टर्म दे रहा हूं। पहला, जिस देश में सभी धर्मों को माना जाए, जिस देश में सभी धर्मों को माना जाए, सभी धर्म माने जाए, सभी धर्म माने जाए, जिस देश का कोई धर्म ना हो, जिस देश का कोई धर्म ना हो, क्या ये एक चीज है, धर्म न हो, क्या बाबू ये एक ही चीज है, आप बताओ, क्या दीज आर कॉमन, आर दीज कॉमन है। चलिए, अब बात क्या होती है, अब मैंने यहां लिख दिया धर्मनिरपेक्ष, रिलीजियस सेक्युलर। क्या ये दोनों टर्म एक हैं, ठीक है, क्या ये दोनों टर्म एक हैं, ठीक है, नोप। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, हाँ ईश्वरांत की, अच्छा बहुत बढ़िया, ईश्वरांत तो बढ़िया आदमी है, फिर हम मेरी बात समझो, ठीक है। चलो, कॉमन है, दोनों कॉमन है, कुछ कह रहे हैं नहीं, नहीं है तो फर्क बताइए जी नहीं, अबे आकाश बहुत मारूंगा, जी नहीं, ये बताओ क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे फर्क तो बताओ फिर। तो अगर नहीं है तो फिर क्या है ये भी बताओ फिर। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि सेम नहीं है, तो इनमें फर्क बताओ, और बताओ इसमें से रिलीजियस सेक्युलर कौन सा है, और दूसरा नहीं है तो फिर वो क्या है। अरे यही कॉन्सेप्ट तो मैं आपके बनाने के लिए आया हूं, रटवा तो आपको कोई भी सकता है ना, लेकिन डेप्थ में कौन बताएगा आपको, है जी। चलो ऐसा कॉमन है नहीं, लिसन माय बॉय, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पूरी तरीके से अलग अलग बातें हैं। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ना, ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, नीचे वाली बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। चलो, क्यों है, जिस देश में सभी धर्म माने जाएं उसको कहा जाता है रिलीजियस लैनिएंट,
उसको कहा जाता है रिलीजियस लैनिएंट। रिलीजियस लैनिएंट इसका मतलब है धार्मिक सहिष्णु, उसको कहा जाता है बेटा धार्मिक सहिष्णु। सहिष्णु उसको कहा जाता है धार्मिक सहिष्णु, दैट इज रिलीजियस लैनिएंट। आपको पता है कि हमने अपने सिंबल्स के अंदर अशोक के ही सिंबल क्यों लिए? आप ये देखो जो हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है, ये देखो ये जो सिंबल्स हैं हमारे, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में हमने अशोक के ही सिंबल्स क्यों लिए? हम किसी और के भी सिंबल्स ले सकते थे, बट अशोक के ही सिंबल क्यों लिए? अशोक के सिंबल बेटा इसलिए लिए क्योंकि अशोक का जो शासनकाल था वो रिलीजियसली लैनिएंट था और हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते थे। बात आई समझ में? इसलिए हमने अशोक के सिंबल्स को लिया था। थोड़ा दिमाग लगाया करो। अब जिस देश का कोई धर्म ना हो वो रिलीजियस सेक्युलर है। इंडिया कैसा देश है? इंडिया दोनों है। इंडिया रिलीजियस लैनिएंट भी है, इंडिया रिलीजियस सेक्युलर भी है। हम धर्म निरपेक्ष भी हैं और धार्मिक सहिष्णु भी हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए बात आई समझ में? अरे धर्म मानते हैं, सुनो बेटा, अगर आपको लगे कि धर्म नहीं, सब धर्म माने जाते हैं, सब धर्म को इज्जत मिलती है। यहां पर जो है ऐसा कहा गया है कि कोई एक विशेष धर्म नहीं माना जाएगा, यह कहा गया है, ठीक है। चलिए बात आई समझ में? ये दोनों में फर्क है। इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी मतलब मेजरली इस्लामिक कंट्री जो है, इस्लामिक कंट्री, वो सबके सब ना तो रिलीजियस लैनिएंट है ना रिलीजियस सेक्युलर है। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन मेरे बच्चे, ब्रिटेन रिलीजियस लैनिएंट तो है पर ब्रिटेन सेक्युलर नहीं है। ब्रिटेन का धर्म है क्रिश्चियनिटी। ब्रिटेन का धर्म क्या है? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन है ब्रिटेन के। इंग्लैंड हैव अ क्रिश्चियनिटी, इंग्लैंड इज नॉट रिलीजियस सेक्युलर। इंग्लैंड का धर्म है अपना, ईसाई धर्म है इंग्लैंड का, लैनिएंट भी है पर सेक्युलर नहीं है, पर लैनिएंट है। बट इंडिया क्या है बाबू? इंडिया सेक्युलर भी है और इंडिया बच्चे लैनिएंट भी है। दिमाग में आई बात या नहीं आई? मुझे एक बात बताओ आगे। अच्छा, आज यहीं तक क्लास रखेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में बात कर रहे होंगे हमारे संविधान की संरचना के बारे में। अब अनुसूचियां बची हैं बेटा आपकी, अनुसूचियों को पूरा कर लेंगे अपन लोग, और अनुसूचियां पूरी करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, बाकी चीजों को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और चीजें बहुत बढ़िया तरीके से रखी होंगी। आज शाम को 6 बजे बहुत तगड़े लेवल पर एक राजा आने वाले हैं, एक वो राजा जिन्होंने दिल्ली बसाया था, आज वो राजा आएंगे शाम को ठीक 6 बजे। उनके लिए आप तैयार रहिएगा और जीत राणा.77 को फॉलो कर लीजिए। बहुत बढ़िया आपके लिए इंस्टाग्राम पे चीजें की जा रही हैं, ठीक है। अब आपसे कल मिलेंगे।